गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा अवस्थी आज आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट की फर्स्ट यूनिट में कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम में सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस के विषय में बताऊंगी। इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम के में उद्देश्यों का निर्धारण और विषय वस्तु का सिलेक्शन पढ़ा था। अब आज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी अधिगमकर्ता का सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस यानी अधिगम अनुभवों का चयन। तो अधिगम अनुभव क्या होते हैं, उनका चयन किस तरीके से करना चाहिए, आज उसके विषय में चर्चा होगी। तो ताबा ने बोला है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नॉट द कंटेंट एज such are the means for achieving all objectives besides those of knowledge and understanding। यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कंटेंट नहीं है, यानी विषय वस्तु नहीं है, बल्कि वो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्य हैं उनमें से जो ऑब्जेक्ट वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, उनको हम छोड़ दें तो बाकी सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक ये साधन है। क्योंकि जो आपके ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है ये तो आप उनसे प्राप्त करेंगे, कंटेंट के आधार पर ही प्राप्त करेंगे जो विषय वस्तु है, और बाकी चीज़ें आप लर्निंग जो प्राप्त कर रहे हैं उद्देश्य, तो वो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आते हैं। तो लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के बाद जो प्रमुख कार्य है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों को ढूंढना तथा उनको प्रस्तुत करना है। अधिगम की क्रिया उस समय प्रारंभ होती है, यानी लर्निंग उस समय प्रारंभ होती है जब छात्रों को कुछ अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। अनुभव तभी प्राप्त होता है जब छात्र किसी परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यानी रिस्पॉन्स देता है। तो जो इस तरह से हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने का एक साधन है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंतर्गत कुछ जो अनुभव होते हैं उनके प्रस्तुतिकरण से बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, यानी उनके व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है। तो इसका तात्पर्य है कि अधिगम अनुभवों का प्रेजेंटेशन जो है वो अधिगम और उसके आयोजन से संबंधित प्रोसेस है। इसके अंतर्गत एक ओर तो कुछ अनुभवों को प्रस्तुत किया जाता है, तो दूसरी ओर कुछ अनुभवों को प्रस्तुत करने से बचा भी जाता है। जो अच्छे अनुभव हैं वही हम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और जब बालक या विद्यार्थी विद्यालय में आता है तो विद्यालय में कई प्रकार के अनुभव वो प्राप्त करता है। तो इन अनुभवों से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके सोचने का तरीका, बात करने का ढंग और उसके ज्ञान में वृद्धि और उसके इमोशन में डेवलपमेंट आदि ये चीज़ें विकसित होती हैं। तो इसका मतलब कि उसकी लर्निंग हो रही है, यही उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। उसके इस लर्निंग में जो व्यवहार में चेंज आ रहा है तो उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन सम्मिलित होते हैं। तो बीएस मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपने ये पढ़े ही हैं क्षेत्र। बीएस ब्लूम भी ये कह रहे हैं कि एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, चेंज इन बिहेवियर। तो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी में आप इस तरीके का पढ़ चुके हैं, जिसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करना, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस के द्वारा उनको प्राप्त करना, और चेंज इन बिहेवियर मतलब जो व्यवहार में बालक के चेंज हुआ, ये पढ़ने के बाद या पढ़ाने के बाद उसके व्यवहार में जो चेंजेस आया है तो वो व्यवहार परिवर्तन ही उसका सीखना यानी लर्निंग है, और इसी को हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस कह देते हैं। यानी शैक्षिक उद्देश्य जो है हमारे वो अधिगम अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित है। और अब शिक्षक केवल शैक्षिक अभ्यास और जैविक मनोविज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहता है, बल्कि वह समाजशास्त्र, समाज मनोविज्ञान तथा मानव शास्त्र आदि की भी उसे सहायता लेनी पड़ती है। शिक्षक की यही भूमिका अधिगम अनुभवों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। मतलब आजकल शिक्षक को ज़्यादा
नॉलेज होनी चाहिए, सब क्षेत्रों को लेकर चलना चाहिए, तभी वो बालक का समुचित विकास कर सकता है। अब आता है क्राइटेरियन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी अधिगम अनुभवों का सृजन। तो चिल्ड्रंस ओन एक्टिविटीज आर द बिगेस्ट टूल फॉर एक्सपीरियंसेस, यानी जो भी बालक कर रहा है उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारे साधन उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाले हैं। तो जॉन ड्यूवी अधिगम अनुभवों के सृजन से बालकों को उपलब्धियों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अधिगम उसके जो अनुभव हैं बालक के, यानी अनुभवों के लिए बालकों की स्वयं की क्रियाएं सबसे बड़ा साधन है, यानी जो चिल्ड्रंस ओन एक्टिविटीज आर द बिगेस्ट टूल फॉर एक्सपीरियंसेस, मतलब खुद उसके लिए वो स्वयं एक टूल्स के रूप में है। तो शिक्षक को प्रभावात्मक शिक्षण अधिगम के लिए क्या करना है कि कुछ उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करनी। जब उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं होंगी तभी उन्हीं के माध्यम से बालक सीखेगा, उसके अनुभवों में वृद्धि होगी। तो जॉन ड्यूवी का इस बारे में कहना है कि द अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ द टीचर्स इज टू प्रोवाइड प्रॉपर मोटिवेशन एंड encouragement for the learning activities of the children and the provide suitable environment and opportunities so that the students can get the opportunity to perform the most well intended activities, यानी शिक्षक का परम कर्तव्य यह है कि बालकों को सीखने की क्रियाओं के लिए समुचित प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दे तथा उपयुक्त वातावरण एवं अवसर प्रदान करे, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को संपादित करने का अवसर मिल सके। तो इस तरीके से बालक में अधिगम अनुभवों को बढ़ाया जा सकता है। और अधिगम अनुभवों का सृजन उपलब्ध साधनों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अब जैसे जो भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम इस तरीके से लें कि जैसे अगर आगरा के आसपास के, जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं, जो आगरा सिटी है उसके आसपास के विद्यार्थी हैं, तो जब हम हिस्ट्री का ज्ञान कराते हैं उसमें अगर ताजमहल की बात आती तो हम प्रत्यक्ष ले जाके उनको उस चीज़ के बारे में ताजमहल ले जाके बता सकते हैं। और लेकिन यदि आगरा से दूर के हैं तो हम मॉडल के रूप में उसका प्रयोग करेंगे या प्रोजेक्टर वगैरह एलसीडी के माध्यम से उस चीज़ को दिखाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनका उपयोग किस तरीके से कर सकें। कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब ही है कि हम बालक को बताया पहले भी कि ये कंटेंट नहीं है, ये बालक को किस तरीके से सिखाया जा रहा है, उसके अधिगम में किस तरह से वृद्धि की जा रही है, तो उसका माध्यम क्या है। तो ये सब चीज़ें हमारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आती हैं। तो जब हम इस तरह के साधन यूज करते हैं तब उसके बालक के अधिगम अनुभवों में यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस में वृद्धि होती है। और जब साधन उपलब्ध हैं तो हम पास ले जाके दिखा सकते हैं, नहीं है तो हम चार्ट, मॉडल या एलसीडी वगैरह के द्वारा उनका प्रयोग करके दिखा सकते हैं। अब बात आती है उपयुक्त अधिगम अनुभवों के चयन की, यानी सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन कैसे करना चाहिए और किस तरह से अधिगम को बढ़ाने में या निर्धारित करने में सहायक होते हैं। तो अधिगम अनुभव निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत ही सहायक होते हैं। और कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो आवश्यक है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो और उन्हीं अधिगम अनुभवों का चयन करना चाहिए जो सार्थक और सतत अंतःक्रिया आधारित वाले हों। इस तरह के अधिगम अनुभवों का हमें चयन करना चाहिए। तो सुटेबल फॉर मल्टीपल कोर्सेस देन सिंगल कोर्सेस, तो जो हम अधिगम अनुभवों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो किसी एक पाठ्यक्रम से ना संबंधित होकर कई पाठ्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। दूसरा है रिलेट स्पेसिफिक फैक्ट्स टू जनरल प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन, यानी विशिष्ट तथ्यों को व्यापक सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण से यानी जनरलाइजेशन से संबंधित करें। फिर है
कनेक्ट थ्योरेटिकल नॉलेज विथ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक जीवन के अनुभवों से संबद्ध करें। फिर है along with the intellectual element be full of feelings, beliefs and values, यानी बौद्धिक तत्वों के साथ साथ भावनाओं, आस्थाओं तथा मूल्यों से भी युक्त हो। क्योंकि प्रत्येक मतलब जो बिहेवियर है बालक का या उसमें, तो उसमें बौद्धिक तत्वों, आस्थाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों का गहन सम्मिश्रण होता है, यानी फ्यूजन टाइप का होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस में शामिल होने चाहिए, क्योंकि बालक जो है वो अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है, परंतु सभी कुछ वह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा नहीं सीखता है। वह कभी कभी अनेक बातें दूसरों के अनुभवों से भी सीखता है। तो वो इसलिए जब प्रत्यक्ष एवं दूसरों के अनुभव एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, और जो मानव सभ्यता का विकास है वो भी इसी प्रक्रिया पर आधारित हुआ कि सभी अनुभव एक ही व्यक्ति नहीं प्राप्त करता, कुछ हम दूसरों के अनुभवों से भी लाभ उठाते हैं। तो जो सामान्यतः जब हम प्राइमरी लेवल का है तब हमारे लिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा उपयोगी रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में पहुँचते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम मतलब दूसरे के अनुभवों से भी लाभ उठा सकते हैं और अपने ही पूर्व अनुभवों से भी हम लाभ उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अधिगम अनुभव हमका मतलब पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। अब है क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी अधिगम अनुभवों के चयन के मानदंड। तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनका आधार भी क्या है, जो लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के आधार पर ये निर्मित है, और इनको व्हीलर द्वारा इन क्राइटेरिया जो बताए गए हैं वो साइंटिफिक हैं और उसके 7 पॉइंट हैं। तो पहला है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी मतलब वैधता। तो किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है, यानी उसके बिहेवियर में चेंज लाना होता है। इसलिए किसी भी अधिगम अनुभव का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपेक्षित उद्देश्य से सीधे संबंधित हो। और आपके उद्देश्य कौन कौन से हैं, वो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए, वो हैं आपके वही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, नॉलेज, साइकोमोटर डोमेन आदि। फिर दूसरा पॉइंट है ब्रॉडनेस यानी व्यापकता। यहाँ पे ब्रॉडनेस का तात्पर्य है कि अधिगम अनुभवों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में जो मतलब पाठ्यक्रम लर्निंग एक्सपीरियंस का इस प्रकार हम सिलेक्शन करें, जो पाठ्यक्रम में मतलब दर्शाए गए उद्देश्य हैं उनके लिए उपयुक्त अधिगम अनुभवों की व्यवस्था हो जाए, और उनकी ऐसे मतलब उद्देश्यों की सूची बना ली जाए, और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए आवश्यक अधिगम अनुभवों की व्यवस्था पर ध्यान भी दिया जाए। और अधिगम जो वैलिडिटी है, जो उसका क्राइटेरिया है, उसको जब हम प्रस्तुत करते हैं तो अधिगम अनुभवों को के जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि हमें वही उद्देश्य लेने जो वैलिड हो, और व्यापकता की मतलब इस तरह के उद्देश्यों की बालक का संपूर्ण यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके और उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सके। फिर है विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन, यानी स्टूडेंट में कई मतलब ये है, तो स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी एक्सेट्रा, यानी स्टूडेंट में मतलब डिफरेंट पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है उसकी रुचि और बौद्धिक क्षमता और के आधार पर। तो अब हमें इस तरह से हमें अधिगम अनुभव लेने हैं कि जो भिन्न भिन्न तरीके के हमारे विद्यार्थी हैं उन सब के लिए लाभकारी हो, यानी विद्यार्थियों के लिए न केवल भिन्न भिन्न प्रकार के अधिगमों की आवश्यकता होती है, बल्कि वे भिन्न भिन्न विधियों से सीखते भी हैं, तथा उनमें सीखने की जो स्पीड है यानी लर्निंग स्पीड है उसमें भी अंतर होता है। कोई बहुत तेज़ी से सीखता है, कोई मध्यम गति से सीखता है और कोई बहुत स्लो
स्पीड में सीखता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अनुभवों का सिलेक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हर तरह के विद्यार्थियों की सीखने की उसमें क्षमता हो। ये नहीं कि ऐसे हो कि केवल हाई लेवल का सीख सके, या ऐसे हो कि हाई लेवल के लिए बिल्कुल बेकार हो और लोअर लेवल वाला ही सीख सके। तो इसलिए उसमें विविधताएं होनी चाहिए जो हर तरह के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो और हर तरह का विद्यार्थी उससे उतना ही लाभ उठा सके और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके, यानी चेंज ला सके। अब है रेलिवेंसी यानी उपयुक्तता। अब जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है वो उपयुक्त भी होने चाहिए, यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स और स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, यानी सीखने के अनुभवों को छात्रों के विकास के चरण के अनुसार चुना जाना चाहिए कि स्टूडेंट किस लेवल का है हमारा, और उसके अकॉर्डिंग हमें उस लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस का चयन करना है। यानी कि हमारा स्टूडेंट 5th लेवल स्टेज में है और हम उसके लिए 8th स्टेज वाला लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट कर लें तो वो उसके लिए बेकार होगा, उससे वो सीख नहीं पाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो विभिन्न तरीके मतलब जो हमारा कंटेंट है उसको हम विभिन्न तरीके से पढ़ाएं और उसके मतलब उसके लेवल के अनुसार ही हम उसका सिलेक्शन भी करें कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है तो हम विद्यार्थी के लेवल को ध्यान में रखते हुए उसका सिलेक्शन करें। तो इसलिए तो उसकी मतलब जो और इसमें 2 तरीके से हम इनको सिलेक्शन करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस करेंगे तो वो एक उसके तो इंडिविजुअल के लिए लाभकारी है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे उसके लिए लाभकारी है, और तथा दूसरा वर्ग स्तर पर मतलब ग्रुप की दृष्टि से भी उपयुक्त होने चाहिए कि ग्रुप का भी डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से हमारा मतलब और तीनों पक्षों का यानी जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों पक्ष हैं उनका विकास करने वाला भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से तभी हमारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस उपयुक्त होगा। फिर 5th है मॉडल और पैटर्न यानी प्रतिमान, जिनको हम हिंदी में प्रतिमान कहते हैं। तो विद्यालय द्वारा मतलब प्रस्तुत किए जाने वाले अधिगम अनुभवों में भी शैक्षिक उद्देश्यों की तरह ही पारस्परिक संबंध तथा निश्चित तारतम्य का होना अति आवश्यक है, और इस पारस्परिक संबंध एवं तारतम्य को ही प्रतिमान की संज्ञा दी गई है। तो विद्यालयों का उद्देश्य विद्यार्थियों में पूर्व निर्धारित निश्चित परिवर्तन लाना होता है, अतः इस हेतु व्यवस्थित तथा तारतम्यपूर्ण अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, इसीलिए इसको प्रतिमान कहा जाता है। और व्हीलर ने प्रतिमान के प्रमुख 5 पक्ष बताए हैं, यानी पहला है बैलेंस मतलब जो संतुलन से संबंधित है। तो जब स्कूल का यह दायित्व होता है कि विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्षों के लिए आवश्यक जो मिनिमम लर्निंग एक्सपीरियंस है कम से कम उन्हें उपलब्ध कराए और अपने जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनमें बैलेंस बनाए रखे। इस प्रकार से उनमें वो बैलेंस बनाए रख सकता है। अब उसके लिए क्या क्या आवश्यक है बैलेंस के लिए कि मतलब सभी पक्षों का उचित विकास हो। तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास होना चाहिए उचित रूप से, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। मेंटल डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें हों कि बालक रट्टू तोता ना बने, उसका वास्तव में मेंटल डेवलपमेंट हो, तर्क शक्ति उसकी विश्लेषण क्षमता आदि शक्तियों का विकास हो। फिर संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट हो, बालक के जो इमोशन है वो राइट वे में जाए, उनका संतुलित विकास हो। फिर मॉरल डेवलपमेंट ऐसे मतलब कुछ एक्टिविटीज और इसके ऐसे चीज़ें कराई जाएं जिससे बालक के अंदर कुछ मूल्यों का विकास हो सके। फिर आत्मिक एवं आध्यात्मिक विकास स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आवश्यक है कि बालक कोई भी सिचुएशन को फेस कर सके, वो स्ट्रांग बने। ये तभी होगा जब उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। फिर
इसी में दूसरा पॉइंट है बैलेंस के बाद कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता या अविच्छिन्नता। यानी जो भी अधिगम अनुभव प्रेजेंट किए जा रहे हैं बालक के समझ, उनमें मतलब सेपरेट नहीं होने चाहिए, यानी पृथकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो एक दूसरे पर आधारित हों और उनमें पर्याप्त आपसी संबंध हो, मतलब को रिलेट हो। और जब हम जो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं होते हैं ऐसे अधिगम अनुभव, और जो सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, तो उससे जो लर्निंग है बालक की उसमें उसकी बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से अधिगम अनुभवों का चयन करना चाहिए जो कंटिन्यूअस चलें, एक दूसरे से संबंधित हों। इसलिए मतलब जैसे विचार और कार्य, जैसे कोई भी थॉट है उससे संबंधित कोई कार्य कराया जा रहा है तो उसमें पारस्परिक संबंध हो। तो अधिगम अनुभवों के प्रस्तुतिकरण में हम सरल से जटिल की ओर, यानी इजी टू डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ने वाला सूत्र अपनाकर हम उसमें कंटिन्यूटी प्राप्त कर सकते हैं। तो और दूसरी बात भी है कि जो कुछ तो हम विद्यालय के अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस प्राप्त करते हैं और कुछ बाह्य जीवन से प्राप्त करते हैं, विद्यालय के बाहर के जीवन से। तो उन दोनों में भी तारतम्य होना जरूरी है। तो इसलिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर है कलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी अधिगम अनुभवों का संचयन। तो जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न वर्गों के अंतर्गत जो अधिगम अनुभव आते हैं वो क्या है कि कभी कभी मतलब जो हमारे निकट के उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ति करने में सहायक नहीं होते हैं, बल्कि वो दूर के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, यानी दूरगामी उद्देश्यों को। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय यह प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न वर्गों में जो अधिगम अनुभव परस्पर संबंधित हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट करें और उनमें बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करें। प्रारंभिक कक्षाओं में क्या है कि जैसे कुछ उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं कि जैसे कक्षा को साफ सुथरा रखना, और जो लंच का समय होता है उसमें एक दूसरे को वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कुछ इस तरह के छोटे छोटे उत्तरदायित्व सौंपे जाएं। और जब गेम्स के समय में कुछ उनके अंदर इस तरह की एटीट्यूड डेवलप किए जाए जिससे उनका जो ये अधिगम अनुभवों का संचय, तो मतलब क्राइटेरिया उसका बढ़े और अच्छे अधिगम अनुभव में शामिल हो जो क्रिएटिविटी के माध्यम से भी। फिर है रिपीटेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी अधिगम अनुभवों की पुनरावृत्ति। अब अधिगम अनुभवों की पुनरावृत्ति यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवहार प्रतिमानों को केवल निर्मित करना ही नहीं है, बल्कि उन व्यवहारों को आदतों के रूप में विकसित करना भी है। अतः इसके लिए अधिगम अनुभवों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे पुनरावृत्ति किन किन क्षेत्रों में हो, जैसे साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर, समाज की चीज़ों में, और हिस्टोरिकल और साइंस एवं मैथ के विषयों में होनी चाहिए। इससे भी क्या होता है कि रिपीट होने से उनमें वो पक्के होते हैं और उनमें वो मतलब विषयों में दृढ़ता आ जाती है, अच्छे से उनका अधिगम हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि इन क्षेत्रों में प्राप्त और ज्ञान एवं अनुभव को वो दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर सकें और उनके उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। तो इस तरीके से वो रिपीटिशन द्वारा ही चीज़ें, उनमें कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनको पुनरावृत्ति के द्वारा ही वो दृढ़ होते हैं। बहुल अधिगम यानी मल्टीपल और प्लूरल लर्निंग। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी केवल एक समय में केवल एक ही बातों को नहीं सीखता है, बल्कि वो इतना क्रियाशील होता है कि वो मतलब होल सिचुएशन है या होल इन्वायरमेंट है उसको उसकी निगाह चारों तरफ जाती है। अगर उसको आप किसी विषय के में नॉलेज उसकी देना चाह रहे हैं तो उस समय उसका इमोशनल कुछ ऐसी नॉलेज दे रहे हैं कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ब्लूम ने भी मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी में भी आपने देखा है कि किस तरह से कि वो ज्ञान कुछ चीज़ें हम ऐसी पढ़ाते हैं जो लिटरेचर की हैं और पोएम वगैरह की हैं या देश प्रेम से संबंधित सोशल वगैरह में, तो उसके अंदर कैसे इमोशन डेवलप होते हैं। केवल उसका ज्ञान ही नहीं बढ़ता, इमोशन भी डेवलप होते। कुछ ऐसी होती हैं कि वो कुछ क्रियाओं के माध्यम साथ में क्रियाएं भी करता है।
तो इस प्रकार से ये मल्टीपल है, यानी बहुल अधिगम है कि एक चीज़ पढ़ाने से उसकी कई चीज़ों के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, यानी वो सीखता है। फिर है, ये तो हो गए आपके मॉडल यानी पैटर्न से संबंधित। और फिर मेन पॉइंट आ गया आपका 6, रिलेशनशिप विथ लाइफ, यानी जीवन से तादात्म्य। तो जो ये जो अधिगम है उसका अधिकतम जो मतलब मैक्सिमम ट्रांसफ़र है, तो जब हम उस किसी चीज़ को सीख लेते हैं अच्छे से, तभी हम उसको किसी दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो विद्यालय को ये आवश्यक है कि वो बालकों को ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाए कि उसका मतलब बाहर के जीवन यानी जो गतिविधियां हैं समाज की और आगे आने वाले जीवन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनका संबंध बना रहे, मतलब उसके जीवन से संबंधित होनी चाहिए, तभी मतलब उस लर्निंग एक्सपीरियंसेस का महत्व है जब उसके जीवन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिर है पार्टिसिपेशंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों का सहभागित्व। अब सभी विद्यार्थियों को मतलब सभी विद्यार्थियों के अपने भी कुछ उद्देश्य होते हैं जो उनके अधिगम अनुभव से संबंधित होते हैं। तो जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के उद्देश्य और शिक्षक के उद्देश्य में भी सामंजस्य होना चाहिए कि मतलब विद्यार्थी उन चीज़ों को तभी सीखता है जो उसके उद्देश्य से मेल खाते हैं। तो उसका अगर उसकी मतलब उद्देश्य मतलब ये कि उसकी रुचि नहीं है या नहीं सीखना चाहता है, जब उनको वो सीखना चाहता है तभी मतलब उस चीज़ों को वो सीख पाता, नहीं तो अन्यथा वो नहीं सीखेगा। तो इस तरीके से अधिगम अनुभवों का सिलेक्शन करना चाहिए कि जिसमें विद्यार्थी की रुचि हो और उसको वो सीखने के लिए मोटिवेट हो। तो इस प्रकार से जब हम अधिगम अनुभवों का सिलेक्शन करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए वो सार्थक और रुचिपूर्ण होंगे तथा उनकी क्षमताओं का भी विकास करेंगे। तो इस प्रकार से लर्निंग मतलब सिलेक्शन ऑफ आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।